अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मगरबी ताकतों को सदर पुतिन ने दिया एक और झटका। रूस में इस्लामी बैंकिंग का आज से आगाज। मुसलमान आबादी वाले इलाकों में सबसे पहले शुरुआत। इसराइली फौजियों पर फलस्तीनी मज़ाहमत कार की जवाबी कार्रवाई। ट्रक से कुचल दिया। हमले में एक इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी। फलस्तीनी ट्रक ड्राइवर को मार दी गई गोली। साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के कई फ्लोर वाली बिल्डिंग में लगी आग। 73 अफराद हलाक, 52 हुए जख्मी। क्या हिंदुस्तान भर में एक साथ होंगे असेंबली और लोकसभा इलेक्शन? मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मेट के लिए फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की सदारत में बनाई कमेटी। मोदी सरकार की जानिब से स्पेशल पार्लियामेंट सेशन तलब करने पर असदुद्दीन ओवैसी का आया रद्द-ए-अमल। चीन की जानिब से कब्जा की गई जमीन के मामले पर बहस का किया मुतालबा। और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजनेसमैन अडानी की खुफिया इन्वेस्टमेंट का किया इंकशाफ। 2 इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की खबरों का दिया हवाला। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर पुतिन ने मगरिब को बड़ा झटका देते हुए रूस में इस्लामिक बैंकिंग का आगाज करने का ऐलान किया है। आज 1 सितंबर से ही इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत हो रही है, जिससे मुस्लिम बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया है। ज़राए के मुताबिक 25 मिलियन मुसलमान आबादी वाले मुल्क रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस्लामी बैंकारी से मुताल्लिक़ कानून पर 4 अगस्त को ही दस्तखत किए थे। रूस में कुछ इस्लामी मालियाती इदारे पहले से काम कर रहे थे, लेकिन अब पहली मर्तबा इस्लामी बैंकिंग का सरकारी सतह पर आगाज किया गया है। इब्तदाई तौर पर इस्लामी बैंकारी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों तातारिस्तान, बाशकोर्तोस्तान, चेचनिया और दागिस्तान में शुरू की जाएगी और अगर ये प्रोग्राम कामयाब साबित हो गया तो फिर पूरे मुल्क में इसे इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। दुनिया भर में आलमी ताकतों में बढ़ती कशीदगी के दरमियान चीन ने अमेरिका पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि अमेरिका ही दुनिया के लिए सबसे बड़ा एटमी खतरा है। चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका वो पहली कंट्री है जिसके पास जारहाना जोहरी डिटरनेंस पॉलिसी है। उनका कहना था कि वाशिंगटन अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए किसी भी तरीके का सहारा ले सकता है। ज़राए के मुताबिक चीन और रूस की न्यूक्लियर आर्मी इंडस्ट्री की सलाहियत और उसके बारे में अमेरिकी हुक्काम के खदशात के दावों पर बीजिंग हुकूमत का ये शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। नॉर्थ कोरिया ने जनूबी कोरिया की अमेरिका के साथ मुश्तरका इश्तियाल अंगेज फौजी मश्क के जवाब में जनूबी कोरिया पर एटमी हमले का टेस्ट किया है। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की फौज के कमांडर इन चीफ ने ऐलान किया है कि नॉर्थ कोरिया ने जनूबी कोरिया की कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और ऑपरेशनल एयरपोर्ट पर एटमी टैक्टिकल हमलों का टेस्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की एटमी टैक्टिकल ब्रिगेड ने 2 मिसाइल फायर किए जो 400 मीटर की बुलंदी पर कामयाबी से अपने टारगेट पर लगे। फ़लस्तीनियों पर इस्राएली मज़ालिम के जवाब में मज़ाहमतकारों के हमले जारी हैं। ऐसे ही एक हमले में मगरबी किनारे में एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने चेक पोस्ट पर इस्राएली फ़ौजियों को कुचल डाला, जिसके नतीजे में एक एहलकार मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि 2 अस्पताल में शदीद ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक मगरबी किनारे की सरहद पर बनी चेक पोस्ट पर इस्राएली फ़ौजियों ने एक ट्रक को रुकने का इशारा किया, लेकिन ट्रक रुकने के बजाय उन्हें कुचलते हुए गुजर गया।
इसराइली फौज के तर्जुमान ने अपने एक एहलकार की हलाकत और 2 के शदीद जख्मी होने की तस्दीक करते हुए बताया कि ट्रक ड्राइवर को पीछा करने के बाद गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन उसने मज़ाहमत की। इसराइली फौज के तर्जुमान के मुताबिक ट्रक ड्राइवर की मज़ाहमत पर फौज को अपने दिफा में फायरिंग करना पड़ी, जिसके नतीजे में 41 साला फ़लस्तीनी ट्रक ड्राइवर भी हलाक हो गया। महलूक फ़लस्तीनी ट्रक ड्राइवर के घर पर इसराइली फोर्स ने रेड करने की खबर भी सामने आई है। אין בעיות! הכל בסדר, אין בעיות! רגע, אין בעיות! עבדו עליך! הכל בסדר, אין בעיות! साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग की कई फ्लोर वाली बिल्डिंग में आग लगने के नतीजे में 73 अफराद हलाक और 52 जख्मी हो गए हैं। साउथ अफ्रीका इमरजेंसी सर्विस के बयान के मुताबिक जोहान्सबर्ग की इमारत में सुबह के वक्त आग लग गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़े में एक शीर-ख्वार बच्चे समेत 73 अफराद हलाक और 52 जख्मी हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक आग पर बड़े पैमाने पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इमारत में अभी धुएं के भारी बादल मौजूद हैं। दावे के मुताबिक मुतालिका हुक्काम के इल्म के मुताबिक मुतासरा इमारत मतरूक थी, लेकिन इमारत में गैर कानूनी नकल मकान रह रहे थे। इमदादी टीमें तलाश व बचाव का काम कर रही हैं। फिलिपाइन के दारुल-हुकूमत मनीला में एक 2 मंजिला इमारत में आग लगने से 16 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक फिलिपाइन में जिस घर में आग लगी वहाँ मालिक मकान अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहा था। दोनों मंजिलों पर मजमूई तौर पर 3 खानदान रह रहे थे। फायर ब्रिगेड के अमले ने 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया और कूलिंग के अमल में मजीद 2 घंटे लग गए। इमदादी कामों के दौरान 16 लाशें निकाली गई हैं और 3 अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू के इलाक़े जानी-क़ेल में पाकिस्तानी फ़ौज के एक काफ़िले पर खुदकुश हमले में 9 फ़ौजी अहलकार हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR के मुताबिक फ़ौजी काफ़िले पर मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश बमबार ने हमला किया और ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया। इसके नतीजे में नायब सूबेदार सनोबर अली समेत 9 फ़ौजी हलाक और 5 फ़ौजी जख्मी हुए हैं। ISPR ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है और इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। गुजरात की बिल्किस बानो के मुजरिमीन की वक्त से पहले रिहाई के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमों की जमानत जमा करने पर सवाल उठाए हैं। समाअत के दौरान मुजरिम रमेश रूपाभाई चंदना के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनकी जानिब से मुंबई की निचली अदालत में जुर्माना जमा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आपको इस बात का अंदेशा था कि जुर्माना जमा न करने से इस मामले पर असर पड़ेगा। अदालत ने कहा कि पहले तो आप इजाज़त मांगते हैं और अब बगैर इजाज़त लिए जुर्माना जमा कर दिया है। क्या पूरे हिंदुस्तान में एक साथ असेंबली और लोकसभा इलेक्शन होंगे? इस बात के चर्चे इसलिए हैं क्योंकि मरकज़ की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में एक कमेटी तश्कील दे दी है। यह कमेटी कानून के
पहलुओं पर गौर करेगी और वन नेशन वन इलेक्शन के इम्कानात का जायजा लेगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी। पैनल में और कौन कौन शामिल होंगे इस बारे में अभी मालूमात सामने नहीं आई है। अरकान के बारे में नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर गौर करने का मतलब हिंदुस्तान भर में लोकसभा और रियासतों के असेंबली इलेक्शन एक साथ कराना है। इस दरमियान मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर के दरमियान पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन तलब किया है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पार्लियामेंट के इस स्पेशल सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल पेश किया जा सकता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार की जानिब से स्पेशल पार्लियामेंट सेशन तलब किए जाने पर कुछ मुतालबात सामने रखे हैं। उनमें चीन के हाथों खो चुकी ज़मीन पर बहस, इसरो के साइंसदान और एथलीट नीरज चोपड़ा को पार्लियामेंट में तहनीत देना समेत 3 मुतालबात शामिल हैं। ये जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने का जो अनाउंसमेंट मोदी सरकार ने किया है, हम इस बात का उनसे डिमांड करते हैं कि ये अमृतकाल का स्पेशल सेशन सरकार कह रही है, तो इसमें हमने भी सरकार से डिमांड किया था कि चीन जो डेप्सांग और डेमचौक में भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट होनी चाहिए स्पेशल सेशन में, क्योंकि ये देश की ज़मीन पर चीन कब्जा करके बैठा है और गोगरा, हॉट स्प्रिंग, पोंगसोंगसू लेक में हम ऐसे 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को खो चुके हैं। तो हमारा पहला डिमांड मोदी सरकार से होगा कि चीन जो हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट हो। दूसरा, हम मोदी सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, तो इस स्पेशल सेशन में मोदी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो 50% रिजर्वेशन लिमिट को क्रॉस करे और एक बिल लाए पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, ताकि आप जो ओबीसी से मोहब्बत का वादा करते हैं, दावे करते हैं, उसको पूरा कर सकें, और खुद प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। तीसरी बात यह है कि हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड करते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को, चाहे पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो या नई बिल्डिंग हो, वहां पर बुलाकर इनको सम्मान किया जाए, इनको ऑनर किया जाए, क्योंकि पूरा देश इनके इस अचीवमेंट से, चाहे वो जैवलिन थ्रो में हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड में गोल्ड मेडल मिला है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, और साइंटिस्ट ने जो कारनामा अंजाम दिया है कि चांद के साउथ पोल पर हम लोग जा चुके हैं, तो उनको पूरी पार्लियामेंट बुलाकर सम्मान किया जाए। चौथा, हम ये कहना चाहेंगे कि विंटर पार्लियामेंट सेशन के भी डेट्स का ऐलान मोदी सरकार कर दे, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ हम वोट ऑन अकाउंट में चले जाएं, क्योंकि सप्लीमेंट डिमांड्स तो आप ले चुके हैं। और आखिरी बात, जो मीडिया में ये स्पेकुलेशन किया जा रहा है सोर्सेस के बुनियाद पर कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अगर बिल लाया जाएगा, मुझे नहीं मालूम क्या एजेंडा होगा, लाया जाएगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है और कई स्टेट्स इसका अपोज करेंगे। कर्नाटक में तो पिछले दिनों चुनाव हुआ है, कई स्टेट्स में अभी उनके टेन्योर बाकी है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब देखना है कि स्पीकर साहब की मीटिंग में क्या एजेंडा होगा, मगर हम मोदी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि चीन पर कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट हो। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, 50% रिजर्वेशन लिमिट को क्रॉस किया जाए, विंटर सेशन के डेट्स को अनाउंस कर दिया जाए, और इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को बुलाकर पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग हो या नई बिल्डिंग हो, उसमें उनको सम्मान किया जाए, उनको ऑनर किया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन का अगर कानून लाती है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, राज्यसभा में पास नहीं होगा, असेंबलीज में पास नहीं होगा। मुंबई में अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया की 2 रोज़ा मीटिंग का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इस दौरान अपोजिशन पार्टियों के सरबराह कायदीन शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान आरजेडी लीडर्स लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग दंगा फसाद कराने वाली पार्टी को करारा जवाब देना चाहते हैं, इसीलिए हम एक हुए हैं। नहीं, लोग डरे हुए हैं सही मायने में। और आपको पता है, अगस्त के महीने में ही पिछले साल बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाया था, महागठबंधन की सरकार बनाई थी। तभी से हम लोगों ने तय किया था, लालू जी, नीतीश जी,
कि देश भर में सभी लोगों को एकजुट करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। और ये आज देखिए ठीक 1 साल बाद, ठीक अगस्त के महीने में जो है आज तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में हो रही है। तो इसके कई मायने हैं और जनता के पुकार पे लोग चाहते थे कि जो है एक सही विकल्प जो है लोगों के सामने रखा जाए, तो वो सही विकल्प जनता के सामने हम लोग रख रहे हैं जनता की मांग पर। और हमें पूरा भरोसा है कि जो लोग जो संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो दंगा फसाद वाली जो पार्टी है, उनको लोग जो है करारा जवाब देना चाहते हैं। तो हम सब लोग एक हुए, अगर एक नहीं होते तो जनता हमें माफ़ नहीं करती। वहीं पंजाब के सीएम और आम आदमी पार्टी लीडर भगवत मान ने अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया की मीटिंग में कहा कि ये कोई सियासी इत्तेहाद नहीं है, बल्कि ये मुल्क को बचाने का इत्तेहाद है। ये कोई राजनीतिक लेवल का या कोई अपनी सीटें बढ़ाने या कम करने का नहीं, ये देश को बचाने का अलायंस है। आज जो फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में है, कैसे कैसे तंग किया जा रहा है राज्यों को, वो राज्य जो इनके पक्ष में फतवा नहीं देते, मैंडेट नहीं देते, तो एक तरफ से हम एक डिक्टेटरशिप जो है उसकी फीलिंग आ रही है और विदेशों में खबरें छप रही हैं और विदेशों की जो पार्लियामेंट्स हैं उसमें डिबेट्स चल रही हैं। तो इंडिया जो अलायंस है तो सचमुच में इंडिया भारत है, 140 करोड़ लोग इसका चेहरा है। शायद आपका अगला क्वेश्चन भी होगा कि चेहरा कौन है। 140 करोड़ लोग इसका चेहरा है और सभी लोग देश के लिए लड़ रहे हैं। और ये हमारे पुरखों ने, हमारे शहीदों ने ये अपनी जान कुर्बान करके हमें ये देश दे के दिया और इस देश को हम अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता नहीं देख सकते। इसलिए हम लोग जो है इकट्ठे हुए हैं, अपनी पॉलिटिकल लेवल से ऊपर उठ के, पार्टी लेवल पे उठ के, देश रहेगा तो पार्टियां रहेंगी। तो इसीलिए हम यही कह रहे हैं कि जीतेगा भारत, बढ़ेगा भारत और इंडिया अलायंस जो है इसमें हम लोग जहां भी हमारा कोई अपना एजेंडा हम लेके जाएंगे तो देश का एजेंडा। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दुनिया के 2 मारूफ न्यूज़पेपर्स में इंकशाफ किया गया है कि मोदी जी के काफ़ी करीब फैमिली ने खुफिया तरीके से अपने खुद के शेयर खरीदे और फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। अलग अलग देशों से यहाँ लीडर्स आ रहे हैं और आज सुबह एक बहुत गंभीर मामला उठाया गया है। 2 फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में, दुनिया के जो मशहूर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं, ये गार्डियन न्यूज़पेपर है, इसमें साफ लिखा है जो मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स, डॉक्यूमेंट सजेस्ट। मतलब एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है, उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। दूसरा यहां फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, इसमें लिखा है हिडन इन्वेस्टर्स एंड अ सीक्रेट पेपर ट्रेल। और ये गार्डियन की अंदर का पेज है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स। मतलब $1 बिलियन हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया। और उस पैसे से अदानी जी ने, जो उनकी शेयर प्राइस थी, उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया। और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अदानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहां धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद रहे हैं। तो ये सवाल इन्होंने उठाया है और उन्होंने कहा है कि उनके पास सबूत है
मणिपुर में 4 महीनों बाद भी पुरतशद्दुद वाक़यात जारी हैं। करीब 120 दिनों से जारी तशद्दुद में अब तक 160 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर में कहा जा रहा है कि अमन कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं, ताहम वक्फे से यहाँ फायरिंग हो रही है और अमवातों का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान कोके और मैतेई कम्युनिटीज़ के दरमियान हुई फायरिंग में 5 लोगों की मौत जबकि 18 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मगरबी ताकतों को सदर पुतिन ने दिया एक और झटका। रूस में इस्लामिक बैंकिंग का आज से आगाज। मुसलमान आबादी वाले इलाकों में सबसे पहले शुरुआत। इसराइली फौजियों पर फलस्तीनी मज़ाहमतकार की जवाबी कार्रवाई। ट्रक से कुचल दिया। हमले में एक इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी। फलस्तीनी ट्रक ड्राइवर को मार दी गई गोली। साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के कई फ्लोर वाली बिल्डिंग में लगी आग। 73 अफराद हलाक, 52 हुए जख्मी। क्या हिंदुस्तान भर में एक साथ होंगे असेंबली और लोकसभा इलेक्शन? मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मेट के लिए फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की सदारत में बनाई कमेटी। मोदी सरकार की जानिब से स्पेशल पार्लियामेंट सेशन तलब करने पर असदुद्दीन ओवैसी का आया रद्द-ए-अमल। चीन की जानिब से कब्जा की गई जमीन के मामले पर बहस का किया मुतालबा। और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजनेसमैन अडानी की खुफिया इन्वेस्टमेंट का किया इंकशाफ। 2 इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की खबरों का दिया हवाला। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।